हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 20 फरवरी 2024 को 10वीं कक्षा के साइंस का पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 20 फरवरी 2024 को पूछे जाने वाले साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके साइंस के एग्जाम पेपर में 100% पूछे जाने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है। तो उस सीमा रेखा के जो व्यास होते हैं उसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ प्रधान अक्ष। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस में होती है। वहीं भी बात करें अवतल दर्पण के बारे में तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक अर्थात माइनस में होती है। उसके बाद में कहता है किस वर्ण या किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो बड़ा की बात करें तो लाल हो जाएगा, छोटा की बात करें तो बैंगनी हो जाएगा। इसी सवाल में पूछ लिया जाता कि किस वर्ण का विचलन सबसे बड़ा होता है तो बैंगनी हो जाएगा, सबसे छोटा अर्थात सबसे कम किसका होता है तो लाल हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कर रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उस भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और कितना होती है तो 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष वाला जो आँख है वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। उसके बाद में कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तब परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों समानांतर। उसके बाद में कहता है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजारा जाए तो इसका विचलन तो हो जाएगा, अपवर्तन भी हो जाएगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन सी के साथ, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। उसके बाद में कहता है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। इसकी जो शक्ति होती है अर्थात पीक का जो मान होता है वो धनात्मक अर्थात प्लस में होती है। अगला सवाल कहता है कि जल की एक गोलीय बूंद के व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ अर्थात 2। उसके बाद में कहता है कि स्विच लगाए जाते हैं, यानी स्विच जो होते हैं ये गर्म तार में लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि जूल प्रति कूलाम क्या कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब जाएगा वोल्ट के साथ। जूल प्रति कूलाम जो होता है ये वोल्ट के बराबर होते हैं। अगला सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इससे संबंधित 2 सवाल पूछे जाते हैं। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक और दूसरा पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला हो जाता है। आइए अगला सवाल को देख लेते हैं। कहता है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा के जो प्रभाव पे कार्य करती है वह होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद में कहता है कि डायनेमो बदलता है, और ये सवाल तो 100% एग्जाम पेपर में ट्रेंड करने वाला है कि डायनेमो बदलता है। तो ये दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यदि आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर बदलता है तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है अर्थात ऑप्शन डी हो जाता। उसके बाद में कहता है कि अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 16 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर निर्भर करता है। अगला सवाल है कि एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, वस्तु से छोटा होगा और पक्षदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, विद्युतवाहक बल से अधिक हो जाता है। अगला सवाल है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब का आवर्धन अर्थात m बराबर क्या हो जाएगा। तो m बराबर जो फॉर्मूला होता है वो v/u होता है। अतः इसका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 2।
उसके बाद में कहता है जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देख लीजिए कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ये ओम मीटर होता है। ध्यान दीजिए ओम प्रति मीटर है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ ओम मीटर। उसके बाद में कहता है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला सवाल है समांग माध्यम में प्रकाश गमन करती है। देखिए समांग माध्यम में जो प्रकाश गमन करती है ये करती है एक सरल रेखा में। उसके बाद में कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरा जाए तो इसका क्या नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगला सवाल कहता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितने ऋण आवेश होते हैं, तो याद रखिएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आवेश होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। उसके बाद में कहता है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए यदि नीला को लाल कर रहा है तो सबसे पहले वो अम्ल होगा। क्या होगा जी, अम्ल होगा। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए में दिख रहा है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए अर्थात 2 होगा। अगला सवाल कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो देखिए लोहा का जो सांकेतिक चिन्ह होता है दोस्तों ये Fe होता है अर्थात फेरम होता है। और इसकी जो परमाणु संख्या बताई गई है वो 26 होती है। उसके बाद में कहता है सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन 28 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ 6 होती है। उसके बाद में है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एनोडीकरण कहलाती है। अगला सवाल है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CaOCl2 या CaCl2 होता है। देखिए यहाँ पे CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन ए में दिया गया CaOH का होल ट्वाइस और इसे ही कहते हैं चूना जल। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अगला सवाल है टूथपेस्ट कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कार्बोक्सी समूह कौन सा है, तो एकल बंधन CHO हो जाएगा जिसे हम लोग एल्डिहाइड भी कहते हैं। एकल बंधन COOH को हम लोग अम्ल कहते हैं। उसके बाद किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, तो SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। निकल की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा निकल की परमाणु संख्या आपका 28 होती है। अर्थात क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल कहता है कि जब एक जांच परख नली के लिए विलयन की एक लोहे के कील को डुबोया जाता है, आधे घंटे बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन का रंग कैसा था, तो वो था दोस्तों ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फेट था। उसके बाद में है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 38 का जो सही जवाब होने वाला है वो क्या होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब जाएगा C2H4 के साथ अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है। याद रखिएगा हीरा जो होता है ये कार्बन के अपरूप होते हैं। उसके बाद में कहता है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो इसका मूल रूप से आंसर 3 किलोमीटर होता है। हालांकि 3 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे 2 किलोमीटर हो जाएगा। ध्यान रहे 2 मीटर भी दिया गया है, 2 किलोमीटर भी दिया गया है, तो यहाँ पे किलोमीटर वाला आंसर सही होगा। किस यौगिक में जल का कौन सा यौगिक जल में विलय होता है, तो ये होता है दोस्तों ग्लूकोज, जिसका आणविक सूत्र C6H12O6 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लगम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 42 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ Na और Hg अर्थात सोडियम और हाइड्रोजन। उसके बाद कहता है कि एथिलीन का IUPAC नेम क्या होता है, तो एथिलीन का जो यूपेक नेम की बात करें तो ये एथीन हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि ब्यूटेनोन का अनुशुद्ध C4H8O है, तो क्रियाशील समूह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का जो सही जवाब होने वाला है वह होगा ऑप्शन ए एल्डिहाइडिक। उसके बाद में कहता है कि एल्काइन के 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो क्वेश्चन 45 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी 3 होते हैं।
उसके बाद कहता है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो सिनेबार होता है पारा का, पारा ना दिया गया है लेकिन Hg दिया गया है, तो राइट आंसर Hg हो जाएगा पारा। उसके बाद में है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में है कि जल में वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो दोस्तों क्वेश्चन 48 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ हाइड्रोजन। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक आध्यात्मिक गुण वाला होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 49 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ एन अर्थात नाइट्रोजन। उसके बाद है नीला धोता तूतिया का अनुसूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा कि नीला धोता तूतिया का CuSO4 होता है क्या, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 50 का सही जवाब CuSO4 ही होगा। उसके बाद है कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है और जल विद्युत ऊर्जा भी है। अगर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिआबंध अर्थात 3 आबंध होते हैं, तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ C3H4। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बेंजीन जाएगा। यदि बेंजीन ऑप्शन में ना देखने को मिले तो ध्यान दे के देखिएगा, उसमें C6H6 दिया होगा, यही बेंजीन का अनुसूत्र होता है। अगला सवाल है कि उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो उसे हम लोग साबुन कहते हैं। अब है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 2n² होगी। अगला सवाल है दोस्तों कि साइटन का आकार क्या होता है, तो ताराकार होता है। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे हार्मोन नहीं है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद में कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये यूरिया जो रक्त में है ये यकृत से प्रवेश करती है। क्वेश्चन 58 का सही जवाब यहाँ पे जो हो जाएगा यकृत हो जाएगा। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक क्या हो सकता है, तो जैव घटक यहाँ पे कवक हो सकता है क्या, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन का राइट आंसर कवक होगा। उसके बाद है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग निषेचन कहते हैं, और निषेचन नहीं दिया गया है तो जाइगोट हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। देखिए पादप जो अपशिष्ट है कोशिकीय रक्ति में, पत्तियों में और छाल में भी संचित रहते हैं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में कहता है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है, अर्थात ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 80 mm होता है। उसके बाद है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद कैसे अंक कहलाते हैं, तो यहाँ पे कुछ 63 का राइट आंसर समजात अंक के साथ चला जाएगा। इसके बाद में कहता है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होती हैं। देखिए पादप में जो फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं ये किसके लिए होते हैं दोस्तों, तो भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्लोएम के साथ भोजन संवहन हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो मूल रूप से 32 दांत माने जाते हैं। एंड्रोजन क्या है दोस्तों, तो एंड्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है, और ये कैसा हार्मोन है तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन 66 का राइट आंसर नर हार्मोन के साथ चला जाएगा। अब कहता है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, डेंड्राइट कहते हैं। अगला सवाल है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया किस पे निर्भर करती है, यहाँ पे कुछ 69 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सूर्य की रोशनी पर। अगला सवाल है कि गुर्दों में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जमा होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 70 का सही जवाब ए और बी दोनों के साथ चला जाएगा, मूत्र मार्ग एवं मूत्रवाहिनी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ये भी याद रखिएगा। अब है कि फूल में नर जनन अंग कौन से होते हैं, तब पुमंग या पुंकेसर होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे पुंकेसर दिया गया है। अगला है दोस्तों कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो मानव आहार नाल के जो सबसे लंबा भाग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं छोटी आंत। राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था। उसके बाद है कि कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो देखिए शुक्रवाहिका है तो पुरुष का है, तो मादा का तो होगा नहीं, राइट आंसर ऑप्शन बी में हो जाएगा। उसके बाद है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा उसमें खून नहीं होगा, अर्थात मक्खी। उसके बाद कहता है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जो अवधि है वो 20 से 30 दिन होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, 12 से 20 दिन होना चाहिए, 12 से 20 दिन वाला सही है।
उसके बाद में कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया के लेखक रॉबर्ट हुक है ना जी, रॉबर्ट हुक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 79 को देखते हैं। कहता है कि पौधे एवं पशुओं की कोशिका विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ये स्टार्च के रूप में जमा होता है का? तो बिल्कुल होता है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके 10वीं कक्षा के साइंस के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट थे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।